हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी जिसका नाम है द स्कोर, जो 2001 में आई थी। अगर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसे 6.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और इस मूवी को ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक निक नाम का आदमी एक घर में चोरी कर रहा है। उस घर में पार्टी चल रही थी। निक अपने टूल्स से एक तिजोरी खोल रहा था। जैसे ही वो तिजोरी का दरवाजा खोलता है तभी उस रूम में एक कपल आ जाता है। निक उनकी नजरों से बचकर एक सोफे के पीछे छुप गया था। फिर वो कपल रोमांस करने लगता है। तभी वो लड़की कहती है उसे स्मोकिंग करना है। तब वो लड़का गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। स्मोकिंग करते वक्त लड़की की नजर जमीन पर रखे निक के टूल्स पर पड़ती है। लड़की उन टूल्स के पास जा रही थी। तभी निक उस लड़की को पीछे से पकड़कर उसका मुंह दबा देता है और उसे पीछे पलटने और चिल्लाने से मना करता है। फिर निक तिजोरी से डायमंड का हार निकालकर अपने पास रख लेता है और अपने सारे चोरी के टूल्स एक सिलेंडर में रखकर उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। निक वहां एक बलून वाला बनकर आया था। निक वहां से निकलकर यूएसए का बॉर्डर पार करता है और अपनी गाड़ी अपने एक आदमी के अड्डे पर खड़ी करता है। फिर वहां से एक बोट के जरिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर जाता है। दरअसल निक मॉन्ट्रियल में ही रहता है। फिर वो एक वर्कशॉप में जाता है और वहां चोरी करने के टूल्स छुपाता है। वर्कशॉप में बहुत सारी चोरी करने के सामान थे जिन्हें वो अलग अलग जगह चोरी करने इस्तेमाल करता था। फिर निक वहां से एक कार लेकर निकलता है और कुछ दूर चलने के बाद अपनी कार वही छोड़ देता है और दूसरी कार लेकर निकलता है। फिर निक अपने घर जाता है। कुछ देर अपने घर में आराम करने के बाद वो एक क्लब में जाता है। वो क्लब निक का ही था। क्लब में जाने के बाद निक वहां के एम्प्लॉयज से मिलता है और क्लब के बिजनेस के बारे में पूछता है। दरअसल निक दो लाइफ जी रहा था, एक जिसमें वो चोर है और दूसरी जिसमें वो एक क्लब का ओनर है। निक के क्लब में जाने के कुछ देर बाद वहां एक मैक्स नाम का आदमी उससे मिलने आता है। मैक्स निक का क्राइम पार्टनर है और दोनों अच्छे दोस्त भी है। दोनों ड्रिंक करने एक टेबल पर बैठते हैं। मैक्स निक को बताता है उसने जो डायमंड का हार चोरी किया था उसके बायर की मौत हो गई। निक मैक्स को जल्दी से जल्दी दूसरा बायर ढूंढने कहता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसके क्लब पर बैंक का लोन है। मैक्स कहता है उसके पास एक ऐसा काम आया है जिसे करने के बाद निक को $5 मिलियन मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर निक हैरान होता है और मैक्स से उस काम के बारे में पूछता है। मैक्स उसे एक एंटीक पीस के बारे में बताता है जो यूरोप के प्राचीन खजानों में से एक है और वो जिसके पास है उसे उस चीज की कीमत पता नहीं। निक उस एंटीक का पता पूछता है। तब मैक्स बताता है वो मॉन्ट्रियल के कस्टम हाउस में है। लेकिन ये सुनते ही निक तुरंत इस काम को करने से मना कर देता है क्योंकि निक जहाँ रहता है वहाँ कभी चोरी नहीं करता और दूसरी बात वो एंटीक पीस मॉन्ट्रियल के कस्टम हाउस में है, इसीलिए निक ने इस काम को मना किया था। तब मैक्स कहता है उसके पास एक आदमी है जो कस्टम हाउस में ही नौकरी करता है। वो कस्टम हाउस की पूरी सिक्योरिटी संभाल लेगा। लेकिन फिर भी निक नहीं मानता और वहां से चला जाता है। जब निक अपने घर में था तब वहां एक डायना नाम की लड़की आती है। वो एक एयर होस्टेस है और निक की गर्लफ्रेंड भी। वो निक के बारे में सब जानती थी। कुछ देर बाद निक उससे पूछता है अगर वो कुछ ना होते हुए सिर्फ एक जैज क्लब का ओनर होता तो वो क्या करती। इस पर डायना कहती है उसने इस बारे में अब तक कुछ सोचा नहीं। अगले दिन निक कहीं जा रहा था तब उससे एक यंग लड़का मिलकर एक एड्रेस पूछता है। वो लड़का मेंटली चैलेंज था, इसीलिए निक भी उसकी मदद करते हुए उसे एड्रेस बताता है। तब वो लड़का उसे थैंक यू निक कहता है। निक अपना नाम सुनकर हैरान होता है और उससे पूछता है उसे उसका नाम कैसे पता चला। तब वो लड़का नॉर्मल तरीके से बात करते हुए कहता है वो मैक्स का आदमी है और वो ही कस्टम हाउस में नौकरी करता है। ये सुनते ही निक गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सीधा मैक्स के घर जाता है और उससे झगड़ा करता है। उसे लग रहा था मना करने के बाद भी मैक्स ने उस लड़के को उससे मिलने भेजा और उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज की। लेकिन मैक्स कहता है उसने उस लड़के को नहीं भेजा। वो उसका पीछा करते हुए निक के क्लब तक पहुंचा होगा और वहां उसने उन दोनों की बातें सुनी होगी। दरअसल मैक्स निक से झूठ बोल रहा था। दरअसल मैक्स ने ही उस लड़के को निक के बारे में बताया था। निक कहता है अगर वो लड़का उससे दोबारा मिला तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। तब वहां वो लड़का भी आ जाता है। उस लड़के का नाम जैक है। वो निक से कहता है वो 3 हफ्तों से इस प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन निक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है
है और जैक की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। निक वहाँ से निकलकर अपने क्लब आता है और बर्ट नाम के अपने आदमी से मिलता है। अगली सुबह जैक जॉगिंग करके अपने घर पर आता है। तब कुछ देर बाद बर्ट भी वहाँ पहुँचता है और जैक को पीटने के बाद उसे धमकी देता है वो शहर छोड़कर चला जाए और निक के आसपास भी नजर ना आए। तब जैक को समझ आता है बर्ट को निक ने भेजा है। तब वो बर्ट को वापस पीटता है। फिर निक के घर जाकर उससे कहता है अगर वो उसके साथ काम करना नहीं चाहता तो उसे साफ साफ मना कर दे, लेकिन इस तरह की घटिया हरकत न करे। तभी निक को बर्ट का भी कॉल आता है। तब जैक कहता है वो उससे झगड़ा करने नहीं आया और उससे पहली बार इस तरह बीच सड़क पर मिलने के लिए माफी भी मांगता है। वो निक को बताता है वो पिछले 2 हफ्तों से वहाँ की सिक्योरिटी पर नजर रख रहा है। अगर कोई वहाँ चोरी करने तैयार हो जाए तब वो वहाँ के सिस्टम को आसानी से हैंडल कर लेगा। लेकिन निक चुप रहकर उसकी बातें सुन रहा था और आखिर तक कुछ नहीं कहता। तब जैक समझ जाता है निक को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए जैक वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं निक कस्टम हाउस में है और वहाँ चारों तरफ घूमकर उस बिल्डिंग का जायजा ले रहा है। मतलब अब निक का मन पलट रहा है। कुछ समय बाद निक अपने क्लब में बैठा था। तब वहाँ मैक्स आकर उससे पूछता है वो काम करने तैयार है या नहीं। तब निक काम करने हाँ कर देता है, लेकिन वो मैक्स के सामने एक शर्त भी रखता है कि उसे इस काम के लिए 4 मिलियन नहीं बल्कि $6 मिलियन चाहिए, क्योंकि इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बात को मैक्स मजाक में लेता है। दरअसल निक का क्लब कर्ज में था और वो उन पैसों से कर्ज खत्म करना चाहता था। निक कहता है ये उसका आखिरी काम होगा, इसके बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा। तब मैक्स उसकी ये शर्त मान जाता है। तभी वहाँ जैक भी आता है। दरअसल उसे निक ने ही बुलाया था ये बताने के लिए कि वो ये चोरी करने तैयार है। वो जैक से कहता है इस काम में वो ही लीड करेगा, मतलब चोरी के प्लान से लेकर उसका टाइम सब कुछ निक डिसाइड करेगा। जैक उसकी सारी बातें मान लेता है। अब निक उस चीज के बारे में पूछता है जो उन्हें चुरानी है। फिर मैक्स उस एंटिक पीस की फोटो दिखाता है। वो एक सेप्टर की फोटो थी जिसे सन 1661 में एक लेडी को फ्रांस की क्वीन का पद लेने की सेरेमनी के लिए बनाया गया था, लेकिन कस्टम हाउस को अब तक सेप्टर की असली वैल्यू नहीं पता। फिर जैक निक को कस्टम हाउस के बिल्डिंग के फ्लोर का मैप देता है। दरअसल मैक्स ने ही जैक को कस्टम हाउस में असिस्टेंट जेनिटर मतलब सफाई कर्मचारी के तौर पर लगाया था। वहाँ उसे सब ब्रायन नाम से जानते हैं, जो एक मेंटली चैलेंज लड़का है। ब्रायन एक सड़क किनारे रहता है और नाइट शिफ्ट में काम करता है। उसका ना कोई एड्रेस है और ना ही कोई फोन नंबर। वहाँ ब्रायन का कोई रिकॉर्ड नहीं, मतलब चोरी के बाद फंसने का कोई सवाल ही नहीं। जैक निक को वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी डिटेल देता है। फिर वो निक को एक डैनी नाम के आदमी के बारे में बताता है जो वहाँ का हेड जेनिटर है। डैनी की उम्र 65 साल है और वो जैक मतलब ब्रायन को बहुत पसंद करता है। जैक कस्टम हाउस के किसी भी हिस्से में जा सकता था क्योंकि वो एक गरीब और पागल होने का नाटक कर रहा है, इसीलिए उसे कोई सीरियसली नहीं लेता और उसे कहीं भी जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर जैक उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छी तरह समझ गया और वहाँ का मैप भी बना लिया। फिर जैक उस सेप्टर के बारे में बताता है कि वो कस्टम हाउस में कैसे आया। दरअसल उसे फ्रांस के एक बहुत पुराने पियानो के 4 में से एक पैर में छुपा कर लाया गया था, लेकिन वो पियानो पुराना होने की वजह से उसमें दीमक लग गई, इसीलिए कस्टम हाउस ने उस पियानो को अपने कब्जे में ले लिया। दीमक लगने की वजह से वो पियानो को वापस फ्रांस नहीं भेज सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस पियानो को जलाने का डिसाइड किया। लेकिन जैक मतलब ब्रायन को पता था पियानो के पैर में वो सेप्टर छुपा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सेप्टर 4 में से कौन से पैर में है। उस पियानो को जलाने कस्टम हाउस के कुछ लोगों ने उसे तोड़कर आग में डाल दिया। तभी अचानक ब्रायन को एक जलते हुए पैर में सेप्टर दिखाई दिया। अब इतने ऑफिसर के सामने वो सेप्टर नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने सबको बताया उस पियानो के पैर में कुछ है। तब बाकी ऑफिसर्स ने मिलकर उसे आग से बाहर निकाला। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या चीज है, इसीलिए उन्होंने उसे कस्टम हाउस के बेसमेंट में एक सेफ के अंदर रख दिया। तब से वो सेप्टर उन्हीं के कब्जे में है। जैक बताता है बेसमेंट के उस हिस्से में कैमरा नहीं है जहाँ वो सेफ रखा है। अगर वो किसी तरह बेसमेंट में पहुंच गए तो आसानी से उस सेफ को तोड़कर सेप्टर चुरा सकते हैं। निक कहता है उसे सेफ की फोटो या उसके मॉडल नंबर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो सेफ को खोल सके और उन्हें बेसमेंट में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं निक रात में शहर के सीवर लाइन जाता है। उसके गेट पर लॉक रहता था, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी जैक के पास पहले से थी। निक उस गेट के अंदर जाता है और अंदर से गेट को वापस लॉक करता है। वही दूसरी तरफ बर्ट और जैक उसकी मदद के लिए बाहर कार में ही थे। जैक वॉकी टॉकी के जरिए जैक से कनेक्टेड था। जैक निक को रास्ता बता रहा था। वो निक से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन निक कहता है जब तक वो खुद उससे कुछ ना पूछे तब तक जैक उसे परेशान न करे। ये बोलकर निक लाइन कट कर देता है। जैक को थोड़ा इंसल्ट फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर निक एक गडर से
कैमरा बाहर डालकर अपनी लोकेशन बताता है। जैक के पास सीवर लाइन का पूरा मैप था। वो निक को गाइड करता है कि उसे किस तरफ जाना है। अब थोड़ी मेहनत के बाद निक कस्टम हाउस के नीचे पहुंच गया था। निक देखता है सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले भी वहाँ एक और गडर है। उसे देखकर निक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। अब वो कस्टम हाउस के बेसमेंट के बिल्कुल नीचे था। फिर निक अपने मशीन में कैमरा अटैच करता है। फिर उस कैमरा को बेसमेंट के अंदर डालकर बेसमेंट के कैमरास की लोकेशन पता करता है, ताकि चोरी करते समय उसे पता रहे कि कैमरा कहाँ लगे है और उनसे बचकर चोरी कैसे करना है। तब जैक और बर्ट कस्टम हाउस के बाहर आकर रुकते हैं। वही अंदर थोड़ा सर्च करने के बाद निक को वो तिजोरी मिल जाती है। अब काम खत्म करने के बाद निक उसी गेट से बाहर निकलने के लिए आ रहा था। जैक और बर्ट भी उसे लेने जाते हैं, लेकिन जैक को दिखाई देता है सीवर लाइन के गेट पर अब यूटिलिटी क्रू खड़ा है। जैक निक को इन्फॉर्म करता है कि उसे अब बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। निक सुन लेता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जैक उससे बार बार उसकी लोकेशन पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। दरअसल उस समय निक के पास यूटिलिटी क्रू का एक आदमी आ रहा था। निक उससे बचकर ऊपर चढ़ रहा था, इसीलिए वो जैक को कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जैक को लगता है निक उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता। थोड़ी देर बाद निक उन्हें बताता है वो एक होटल के गडर में है। तब कुछ मिनटों बाद जैक और बर्ट कार लेकर वहां पहुंचते हैं। निक उन्हें टॉर्च के जरिए अपनी लोकेशन बताता है। तब जैक कार के बाहर उतरकर ध्यान रखता है। वही बर्ट कार को गडर के पास खड़ी करता है, ताकि निक जल्दी से गडर से बाहर आकर कार में आ जाए। जब निक उस गडर से बाहर निकल रहा था, तभी जैक के पीछे वाले बार में से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। वो निक के बहुत करीब था। तभी जैक उस कॉप का ध्यान भटकाने उसे आवाज देता है और उसे एड्रेस पूछने के बहाने बातों में उलझाए रखता है। तब निक गडर से निकलकर कार में बैठ जाता है। कॉप भी जैक को एड्रेस बताकर वहां से चला जाता है और कार भी वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं निक की गर्लफ्रेंड डायना उससे मिलने क्लब आती है। निक भी वही था। डायना कहती है वो अपना करियर और सब कुछ छोड़कर बाकी की लाइफ उसके साथ बिताना चाहती है। वो निक से भी यही उम्मीद करती है कि वो चोरी करना छोड़ दे और उसके साथ रहे। निक भी यही चाहता था, लेकिन वो कहता है उसे बस एक आखिरी चोरी करना होगा, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ देगा और हमेशा डायना के साथ रहेगा। लेकिन ये सुनकर डायना नाराज हो जाती है। उसे लगता है निक चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी। निक कहता है उन्हें अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारने पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए वो आखिरी काम करना चाहता है। लेकिन डायना नाराज होकर वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ जैक मतलब ब्रायन कस्टम हाउस में अपनी ड्यूटी कर रहा था। सफाई का काम करते हुए वो एक रूम में जाता है, जहां उस सेफ की फाइल रखी थी जिसमें सेप्टर रखा है। वो सेफ की फाइल चेक करता है, लेकिन बाहर आते समय उसे डैनी देख लेता है। लेकिन जैक अपनी मासूमियत से उसे बेवकूफ बना लेता है। फिर वो सीधा निक के पास जाता है। निक कस्टम हाउस के बाहर उसका वेट कर रहा था। जैक उसे उस सेफ का मॉडल नंबर देता है, ताकि निक सेफ को अच्छे से स्टडी कर सके और उसे खोल सके। फिर जैक उसे आयरन क्लैड सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताता है। आयरन क्लैड सिक्योरिटी सिस्टम मॉन्ट्रियल की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, जो गवर्नमेंट की सारी बिल्डिंग को सिक्योरिटी देती है। वो बताता है कस्टम हाउस की बिल्डिंग काफी पुरानी है और यहाँ बहुत आसानी से अंदर जा सकते हैं, लेकिन आयरन क्लैड सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए उन्हें पासकोड की जरूरत होगी, जो आयरन क्लैड कंपनी से ही मिल सकती है। तब निक अपने एक दोस्त स्टीवन को कॉल करता है, जो एक हैकर है। निक उसकी बात जैक से करवाता है। जैक उसे बताता है उसे मॉन्ट्रियल कस्टम हाउस में इंटर करने के लिए आयरन क्लैड सिक्योरिटी सिस्टम के पासकोड की जरूरत है। अगली सुबह निक जैक को अपने वर्कशॉप पर ले जाता है, जहां वो चोरी करने के इक्विपमेंट बनाता था। वर्कशॉप के अंदर जाने के बाद जैक उस सेफ का रेप्लिका देखता है जिसे निक लाया था। फिर निक जैक को एक बुक देता है जिसमें उस सेफ की सारी जानकारी थी। उस जानकारी को पढ़ने के बाद जैक कहता है उस सेफ में ड्रिल करने के लिए 3 या उससे ज्यादा घंटे का समय लग जाएगा और इतना समय उनके पास नहीं होगा। तब निक कहता है उस सेफ में ड्रिल नहीं कर सकते, वरना वो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। निक कहता है जिसने इसे बनाया है वो ही इसे तोड़ सकता है। फिर निक उसे बेसमेंट की फोटो दिखाता है जो उसने उस रात ली थी। वो फोटो बेसमेंट के सारे कैमरास की थी और एक फोटो में वो सेफ भी नजर आ रही थी। जैक फोटो देखकर बताता है सेफ के पास इंफ्रारेड रेजर लाइट लगी है, जिसे टच करते ही अलार्म बजने लगेगा। तभी अचानक निक को स्टीवन का कॉल आता है। वो उसे जल्दी अपने घर बुला रहा था। निक तुरंत स्टीवन के घर पहुंचता है। स्टीवन बताता है जब उसने आयरन क्लैड का सिस्टम हैक किया, तब आयरन क्लैड कंपनी के एक इंजीनियर ने उसे पकड़ लिया और उससे चैटिंग के जरिए बात की। वो पासकोड देने तैयार है, लेकिन बदले में उसे $50,000 चाहिए। निक उसे पैसे देने राजी हो जाता है और स्टीवन से उसका अकाउंट नंबर मांगने कहता है, लेकिन स्टीवन कहता है उसे पैसे अकाउंट में नहीं बल्कि कैश चाहिए। वो उनसे मिलकर पैसे लेगा और उन्हें पासकोड देगा। आगे हम देखते हैं निक, जैक और बर्ट एक पब्लिक पार्क में है। मतलब उस इंजीनियर ने उन्हें पासकोड की डील के लिए पार्क में बुलाया
था। निक और बर्ट जैक से कुछ दूरी पर थे और डील के लिए जैक आगे गया था। निक और जैक माइक्रोफोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही दूसरी तरफ निक स्टीवन से भी कनेक्टेड होता है। अब वो इंजीनियर एक आदमी के साथ पार्क आकर जैक से मिलता है। जैक उस दूसरे आदमी के बारे में पूछता है जो उसके साथ आया था। इंजीनियर उसे अपना कजन बताता है। तब जैक भी बर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो भी उसका कजन है। फिर जैक पैसों का बैग उस इंजीनियर को देता है। वो पैसे बैग से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जैक उसे रोकता है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में इस तरह पैसे नहीं गिन सकता। फिर जैक उससे पासकोड पूछता है। तब हैकर एक एक करके 3 पासकोड बताता है, जिसे निक स्टीवन के जरिए चेक करवाता है। जैक उस इंजीनियर से कहता है वो उन पासकोड को चेक करवाने के बाद ही यहाँ से जाएगा। पासकोड चेक करने में समय लग रहा था, जिसे इंजीनियर के साथ वाले आदमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब वो अपनी गन बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी जैक भी उसे अपनी गन दिखाता है और उसे उसकी गन वापस रखने कहता है क्योंकि वो लोग पब्लिक पार्क में है। फिर थोड़ी देर बाद स्टीवन बताता है पासकोड बिल्कुल सही है। तब सब लोग पार्क से चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद निक जैक पर नाराज हो रहा था क्योंकि उसे गन्स बिल्कुल पसंद नहीं। जैक को तब भी बुरा लगता है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कहता। अगले दिन निक कार में अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। तब बात करते समय उसकी नजर अचानक कुछ लोगों पर पड़ती है जो दूसरी गाड़ी में कुछ ड्रम लोड कर रहे थे, लेकिन लोड करते समय एक ड्रम गलती से नीचे गिर जाता है और उसके अंदर का लिक्विड ड्रम के एक होल के जरिए प्रेशर से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर निक को एक आइडिया आता है। फिर जैक और निक क्लब में मिलते हैं। जैक पूछता है क्या ऐसा कोई काम है जिसमें उसने बहुत ज्यादा रिस्क लिया हो। निक कहता है वो ऐसा काम कभी नहीं करता जिसमें वो फंस सके या पकड़ा जाए। तभी वहाँ डायना आती है और निक उसके पास चला जाता है। अगले दिन दोनों निक के वर्कशॉप में चोरी का प्लान बना रहे थे। जैक कहता है वो सुबह 5 बजे बेसमेंट के सारे कैमरास को हैक करेगा। तब निक सीवर लाइन के रास्ते बेसमेंट के अंदर जाएगा और चोरी करके 5:30 बजे तक वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 6 बजे मेंटेनेंस क्रू के आने का टाइम है, इसीलिए उन्हें चोरी को 5:30 बजे तक अंजाम देना होगा। जैक पूछता है वो आधे घंटे में सेफ क्रैक करके वहाँ से निकलेगा कैसे। तब निक उसे सेफ क्रैक करने का प्लान दिखाता है और कहता है वो इस काम को 15 मिनट में खत्म करके वहाँ से निकल जाएगा। जैक काफी हैरान होता है। निक कहता है वो 5:30 बजे तक चोरी करके वापस सीवर लाइन में आएगा। तब जैक को सारे कैमरास फिर से शुरू करने होंगे। जैक कहता है चोरी करने के बाद दोनों सीधा मैक्स के घर पर मिलेंगे और वहाँ से अपना हिस्सा लेकर निकल जाएंगे, लेकिन निक नहीं मानता। वो कहता है चोरी के बाद जैक अपनी शिफ्ट खत्म करे और शिफ्ट खत्म होने के बाद मैक्स के घर पर मिले। जैक को निक की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लगता है निक सेप्टर लेकर उसे धोखा दे सकता है। उसे निक और सेप्टर के साथ मैक्स के घर पर आना था, लेकिन निक फिर से मना कर देता है और उसे अपनी शिफ्ट खत्म करके वहाँ से निकलने कहता है, क्योंकि चोरी वाले दिन जैक बिना बताए अचानक वहाँ से गायब हो गया। तब सब लोगों का शक सीधा उस पर ही जाएगा। तब जैक चुप हो जाता है, लेकिन उसे मन ही मन बुरा लग रहा था क्योंकि उसने कस्टम हाउस की डिटेल निकालने में बहुत मेहनत की थी। अब अगले दिन एक जगह निक बर्ट को लैपटॉप और एक बैग देता है। ये लैपटॉप चोरी करने यूज होने वाले हैं। तब बर्ट बताता है मैक्स और टेडी सेलिडा के बीच कुछ चल रहा है। दरअसल टेडी सेलिडा वहाँ का एक बड़ा गैंगस्टर है, बट निक को वार्न करता है वो ये चोरी ना ही करे तो अच्छा होगा। अब निक थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सीधा मैक्स के घर के लिए निकलता है, लेकिन मैक्स के घर के बाहर कुछ लोग नजर रख रहे थे। तब निक पिछले दरवाजे से मैक्स के घर जाता है और अंदर जाकर उसे आवाज देता है। निक को लग रहा था उन लोगों ने मैक्स के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैक्स बेसमेंट में छुप कर बैठा था। निक उससे टेडी सेलिडा के बारे में पूछता है। मैक्स अचानक ये नाम सुनकर चौंक जाता है। निक पूछता है उस पर टेडी का कितना कर्जा है। मैक्स बताता है उसे टेडी को $4 मिलियन देने हैं और उसने टेडी को उस एंटिक पीस के बारे में भी बताया है। उसने टेडी को बताया था वो 8 मिलियन में उसे बेचकर 4 मिलियन टेडी को दे देगा, लेकिन वो सेप्टर 30 मिलियन में बेचने वाला है। ये सब सुनकर निक भड़क जाता है और चोरी करने से मना कर देता है, क्योंकि अब इस चोरी के बारे में बहुत लोगों को पता है। तब मैक्स उसे एक फोन नंबर और एड्रेस देता है। वो नंबर उस बायर का है जिसे मैक्स वो सेप्टर बेचने वाला है। मैक्स कहता है चोरी करने के बाद निक खुद सेप्टर को बेचकर अपना हिस्सा रख ले और बचा हुआ उसे लाकर दे दे। मैक्स कहता है अगर उसने टेडी को पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। मैक्स निक से अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे आखिरी बार ये चोरी करने कहता है। तब कुछ देर सोचने के बाद निक मान जाता है, क्योंकि मैक्स उसका क्राइम पार्टनर और अच्छा दोस्त है। उधर जैक अपनी ड्यूटी करने कस्टम हाउस जाता है। वहाँ उसे आयरन क्लैड कंपनी के कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी डैनी आकर सिक्योरिटी हेड से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। सिक्योरिटी हेड बताता है बेसमेंट में कुछ कैमरा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है वो सेप्टर फ्रांस गवर्नमेंट के खजाने में से एक है, इसीलिए बेसमेंट की सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। जैक भी ये सब सुन रहा था। फिर उस सेफ के ऊपर भी एक कैमरा लगाया जाता है, जिसे जैक एक स्क्रीन पर साफ देख रहा
था वो वहाँ से बाहर निकलकर एक फोन बूथ से निक को कॉल करता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ जैक निक को सब बताता है। निक कहता है उन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि कस्टम हाउस को उस सेप्टर की वैल्यू पता चल चुकी है और वो सेप्टर को जल्दी ही कहीं और शिफ्ट करेंगे। अब चोरी का दिन आता है। निक सिवर लाइन के रास्ते कस्टम हाउस की तरफ जा रहा था। वही दूसरी तरफ जैक भी नाइट शिफ्ट में जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपनी गन रेडियो में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद डैनी उसे बताता है आज उन्हें 6th फ्लोर की सफाई करना है। उससे पहले वो जैक को कचरा बाहर फेंकने कहता है जो उसका रोज का काम था। जैक कचरे का डस्टबिन बाहर ले जाता है। बाहर एक कचरे का ट्रक होता है जिसका ड्राइवर बट था। बट वहाँ पहले ही एक डस्टबिन रख देता है जिसमें लैपटॉप और जरूरी सामान था। जैक कचरा खाली करने के बाद उस डस्टबिन को लेकर अंदर चला जाता है। फिर वो उस डस्टबिन को कंट्रोल रूम में ले जाता है और उसमें से लैपटॉप और जरूरी सामान निकालता है। उधर निक भी बेसमेंट के पास पहुंच गया था। उधर जैक कंट्रोल रूम का सारा सेटअप लगाकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे डैनी ने 6th फ्लोर की सफाई करने कहा है। अब जैक और डैनी 6th फ्लोर की सफाई कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जैक डैनी से कहता है लंच का टाइम हो गया, लेकिन डैनी उसे थोड़ी देर और काम करने बोल रहा था। दरअसल जैक को वापस कंट्रोल रूम में जाना है क्योंकि निक अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका होगा। इस तरफ निक बेसमेंट के गडर के ढक्कन के ऊपर लगी एक रॉड को काट रहा था। इस तरफ जैक जानबूझकर थिनर का कैन गिराता है और दूसरा कैन लाने के बहाने 6th फ्लोर से निकल जाता है और भागते हुए सीधा कंट्रोल रूम में जाता है। वो जल्दी से अपना रेडियो खोलकर उससे वॉकी टॉकी निकालता है और निक को बताता है वो तैयार है। फिर पासकोड के जरिए बेसमेंट के कैमरास को हैक करता है और निक से कहता है अब वो अंदर जा सकता है। निक ऊपर बेसमेंट में पहुंचता है। निक भी एक केज के अंदर ही निकला था और सेफ उसके बगल वाली केज में थी। निक उस केज को काटकर बाहर निकलता है। फिर एक जगह आकर जैक को कैमरा बंद करने कहता है। जैक कैमरा को बंद करता है और निक दौड़ता हुआ उस कॉरिडोर को पार करता है। उधर सिक्योरिटी गार्ड को लगता है आयरन क्लैड के सिस्टम में किसी तरह की खराबी आने से कैमरा बंद हुआ होगा। वो सीसीटीवी मॉनिटर को ठीक करने लगते हैं। इतनी देर में निक सेफ वाले केज तक पहुंच गया था। तब जैक उस कैमरा को वापस शुरू कर देता है। तब गार्ड भी अपनी जगह वापस बैठ जाते हैं। इस तरफ निक देखता है कैमरा उस सेफ के ठीक ऊपर लगा है। तब वो अपने एक डिवाइस से देखता है सेफ के चारों तरफ इंफ्रारेड रेजर लाइट लगी है। फिर निक केज के ऊपर चढ़कर केज को काटना शुरू करता है। इधर डैनी जैक का 6th फ्लोर पर कुछ देर वेट करने के बाद उसे ढूंढने निकलता है। वही निक केज को काटकर अंदर आता है और धीरे धीरे उस कैमरा के ऊपर आता है। अभी वो कैमरा उसके टांगों के ठीक बीच में था। एक सेकंड के लिए उसका पैर कैमरा में दिखाई भी देता है, लेकिन तब गार्ड्स का ध्यान मॉनिटर पर नहीं होता। फिर वहाँ लटके हुए ही निक अपने बैग में से व्हील्स निकालता है और उन व्हील्स को छत पर लगे सी चैनल पर अटैच करता है। दूसरी तरफ जैक भी परेशान हो रहा था, लेकिन निक ने उन व्हील्स को लगा लिया था। अब व्हील्स उसका वजन आसानी से उठा रही थी। वही इस तरफ डैनी जैक को ढूंढ रहा था। वो गार्ड से भी पूछता है, लेकिन उन्होंने भी जैक को नहीं देखा था। वही इस तरफ निक सी चैनल पर व्हील लगाकर धीरे धीरे सेफ की तरफ बढ़ना शुरू करता है। निक कैमरा और पानी के पाइप से बचता हुआ केज की दूसरी तरफ और सेफ के ऊपर पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही निक जैक को सेफ के ऊपर लगा कैमरा बंद करने कहता है, लेकिन जैक कहता है यहाँ कुछ लोग आ गए, वो अकेला नहीं है, इसीलिए उसे कुछ देर वही रुकना होगा, जबकि उसके आसपास कोई नहीं होता। दरअसल जैक का कुछ और ही प्लान है। इधर निक नीचे नहीं उतर सकता था क्योंकि कैमरा बंद नहीं हुआ, इसीलिए उसे सी चैनल पर ही लटके रहना पड़ता है। निक बहुत परेशान होता है और चिल्लाने लगता है। तब थोड़ी देर बाद जैक कहता है वो वापस आ गया। फिर जैक वो कैमरा बंद करता है। कैमरा बंद होते ही निक नीचे उतरता है। वही दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड कैमरा ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर नीचे उतरने के बाद जैक सेफ के आसपास लगी इंफ्रारेड रेजर लाइट को बंद करता है ताकि उसके आगे जाने पर सायरन न बजे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड आयरन क्लैड कंपनी को कॉल करते हैं और उन्हें कैमरा ठीक करने बुलाते हैं। इधर निक सेफ पर चढ़कर बैग में लाई टॉर्च को असेंबल करता है। फिर उस टॉर्च से सेफ में छेद करना शुरू करता है। अब छेद करने के बाद ऊपर लगे पानी के पाइप से सेफ में पानी भरना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ डैनी ब्रायन मतलब जैक को ढूंढते हुए सिक्योरिटी रूम तक पहुंच गया था। डैनी के अंदर आते ही जैक पीछे से उस पर गन तान देता है। फिर वो डैनी को अपनी तरफ पलटने कहता है। पलटते ही डैनी को शॉक लगता है क्योंकि वो ब्रायन ही था जिसे वो काफी पसंद करता था। जैक कहता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो डैनी को वहीं पर बने एक छोटे से रूम में जाने कहता है। वो डैनी को धमकी देता है अगर उसने जरा सी भी आवाज की या दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार देगा। ये कहकर जैक डैनी को उस रूम में बंद कर देता है। फिर जैक लैपटॉप में 5 मिनट का टाइम सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड के हेड को कुछ शक हो रहा था। वो दूसरे गार्ड से बेसमेंट में जाने कहता है। असिस्टेंट गार्ड बाकी गार्ड्स को भी अपने साथ लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ता है। उधर सेफ में पानी भरने के बाद निक उसमें बम
बम डालता है और ट्रिगर दबाकर ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट होते ही पानी में प्रेशर बनता है जिससे सेफ का दरवाजा टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस ड्रम के गिरने पर हुआ था। सेफ खुलने के बाद निक उसमें सेप्टर ढूंढता है और वो उसे मिल भी जाता है। वो सेप्टर को अपने पास एक बैग में रखता है। इधर गार्ड भी बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। निक वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ जैक आ जाता है और उस पर गन तान देता है। वो निक से सेप्टर मांग रहा था। निक उसे ऐसा करने से मना करता है। तब जैक उसे डराने के लिए उसके साइड में फायर करता है। तब निक को मजबूरन सेप्टर जैक को देना पड़ता है। फिर जैक थोड़ा पीछे जाकर टाइम देखता है और निक से चेहरे का मास्क उतारने कहता है। निक अपना मास्क उतार कर फेंक देता है। जैक कहता है अगर वो उसकी जरा भी इज्जत करता तो शायद वो ऐसा नहीं करता। निक उसे समझा रहा था वो गलत कर रहा है, लेकिन जैक को लग रहा था वो लोग उसे बहुत छोटा हिस्सा देने वाले थे, लेकिन उसे बड़ा हिस्सा चाहिए था क्योंकि सारी प्लानिंग उसकी ही थी। तभी अलार्म बजने लगता है और सारे कैमरा शुरू हो जाते हैं क्योंकि जैक ने ही 5 मिनट का टाइम सेट किया था। जैक वहाँ से भाग जाता है। निक भी अपना मास्क पहनकर सीवर लाइन में भागता है। सिक्योरिटी हेड निक को सीसीटीवी में देख लेता है, लेकिन उसने निक का चेहरा नहीं देखा था। फिर वो सारे गार्ड्स को चोरी के बारे में बताता है। इस बीच वो पुलिस को भी कॉल कर देता है। जैक सीढ़ियों से भाग रहा था, वही गार्ड निक के पीछे सीवर लाइन में जाते हैं, लेकिन निक उस गडर से नीचे उतर रहा था जिसे उसने यहाँ आने से पहले देखा था। गार्ड्स भी वही आ रहे थे। निक जल्दी से नीचे उतरकर अपनी रस्सी खींचने लगता है और लकीली गार्ड के वहाँ आने से पहले निक रस्सी नीचे खींच लेता है। इधर जैक सेप्टर के बैग को अपने कपड़ों के अंदर छुपाता है। दूसरी तरफ अलार्म की आवाज सुनकर डैनी भी रूम से बाहर निकलता है और जैक को ढूंढने लगता है। इधर जैक वापस ब्रायन बनकर सिक्योरिटी हेड के पास जाता है। वो जैक को तुरंत बाहर निकलने कहता है और जैक बाहर भी निकल जाता है। इतने में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। डैनी जैक को देखने बाहर जाता है, लेकिन पुलिस उसे दरवाजे पर ही अड़ा देती है और जैक वहाँ से भाग जाता है। जैक बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े बदलता है। निक भी सीवर लाइन से बाहर निकलकर अपने कपड़े बदलता है और वहाँ से एक पार्किंग में जाता है जहाँ उसकी कार रखी थी। निक कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। जैक दौड़ता हुआ बस स्टैंड तक पहुँचता है। फिर वहाँ से निक को कॉल करता है और उससे पूछता है वो निकला या नहीं। निक कहता है उसे पता है वो कहाँ जाने वाला है। तब जैक कहता है 5 मिनट में वो ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। वो कहता है निक हार गया और वो जीत गया। तब निक उससे पूछता है उसके पास ऐसा क्या है जिससे वो खुद को जीता हुआ बोल रहा है। जैक कहता है उसे पता है उसके पास क्या है। तब जैक को भी शक होता है और वो तुरंत अपना बैग चेक करता है, लेकिन टू ही सरप्राइज उसके पास कोई सेप्टर नहीं बल्कि एक लोहे की रॉड होती है। तब जैक कहता है अगर उसे उसका हिस्सा नहीं मिला तो वो निक को भी फंसा देगा। निक उसे बताता है उसका वर्कशॉप और टूल्स उसके नाम पर नहीं है और वो बस एक आम जैज क्लब का ओनर है जो अपने टैक्स पे करता है। जैक को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वही टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें जैक को अपराधी बताया जा रहा था। मतलब जैक ने जो प्लान निक के लिए बनाया था उसमें वो खुद ही फंस गया। ये न्यूज मैक्स भी देख रहा था। ये न्यूज देखकर मैक्स बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका कर्जा भी खत्म हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद निक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताने किसी दूसरे देश चला जाता है और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।